हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन का, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो या फिर ओटीसी मेडिसिन हो, उसके बेसिक इंडिकेशन के बारे में, मतलब वो किस लिए यूज किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब हम उसको देते हैं। दूसरा, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और तीसरा कि उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का खुद का काम करने का तरीका क्या होता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टेड टू दिस मेडिसिन। आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ओरल ड्रॉप का जो कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कुछ समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे अगर उनको एलर्जी की वजह से छींक आ रही है या सर्दी है तो उसको मैनेज करेगा, अगर उनको बुखार है या बदन में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो उसको मैनेज करेगा, अगर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स के साथ साथ उनके नोज जो है ब्लॉक हो गए हैं, कंजेशन क्रिएट हो गया है, तो उसको भी मैनेज करने का काम करेगा। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम के होने की वजह से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रांड नेम। तो मेरे हाथ में एक ओरल ड्रॉप है जिसका जो ब्रांड नेम है वह फेब्रेक्स प्लस ओरल ड्रॉप। इसे बनाने वाली कंपनी है इंडोको, और इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें से 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है। पहला है आपका पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंसंट्रेशन है, वह 125 mg। दूसरा है आपका फिनाइलएप्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वह 2.5 mg। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका क्लोरफेनारामीन, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 1 mg। यानी कि 3 तरह के ड्रग को इसमें कंबाइन करके दिया गया है। ये हो गया ड्रग का ब्रांड नेम, कॉन्स्टिट्यूएंट, कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो चुकी होती है जिसकी वजह से ये दवाई हमको देना पड़ता है। मैंने बताया कि आपके बच्चे को या तो पेन हो रहा होगा, बुखार हो रहा होगा, एलर्जी के रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे होंगे, छींक आ रही होगी, नाक ब्लॉक हो गया होगा। अब आप ये समझ लो कि ये चीजें प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो होती कैसी है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि बच्चे को एलर्जी होता क्यों है। एलर्जी होता है एलर्जन से। अभी एलर्जन क्या होता है? एलर्जन उन सभी चीजों को हम एलर्जन बोलते हैं जो अगर आपके बच्चे की बॉडी के अंदर आए और आने के बाद एलर्जिक रिस्पॉन्स को स्टार्ट करे, वो एलर्जन कहलाते हैं। जैसे धूल के कण हो गए, फूलों के पराग के कण हो गए, कोई परफ्यूम की खुशबू भी हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज़ें जैसे अखरोट या दूध भी हो सकता है। ये एलर्जन सबके लिए एक जैसा एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज नहीं करते। मतलब अगर मान लो मुझे दूध से एलर्जी है तो आपको भी होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये किसी किसी को किसी किसी खास चीज़ से एलर्जी होती है, इसलिए हम सबको जो भी एलर्जी कॉज करते हैं इसे एलर्जन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? जब कभी भी आपका बच्चा किसी भी ऐसी चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आता है जिससे उसको जाने अनजाने में एलर्जी होती है, तो वो एलर्जन जब बॉडी के अंदर आएंगे, एलर्जन आने के बाद आपके सेल्स में एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। इस मास्ट सेल के अंदर भरा हुआ होता है हिस्टामिन, और इस मास्ट सेल के ऊपर बाइंडिंग साइट होता है जो कुछ इस तरीके से वाई जैसा दिखाई देता है। इसे कहते हैं एपिटोप, बाइंडिंग साइट। जब ये एलर्जन मूव करके इस बाइंडिंग साइट पे बैठता है ना, तो आपका जो मास्ट सेल है जिसके अंदर हिस्टामिन छिपा पड़ा है वो मास्ट सेल खुल जाता है। मास्ट सेल के खुलने की वजह से हिस्टामिन जो कि अंदर बंद था वो रिलीज हो जाता है। यह हिस्टामिन रिलीज होकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, जिसे हम हिस्टामिन H1 रिसेप्टर कहते हैं, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। जैसे ही ये बाइट होगा या बाइंड होगा या बैठेगा बोल लो, उसके बाद इसकी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो शुरू हो जाते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स कई तरह के हो सकते हैं, कुछ एक के मैं एग्जांपल बताता हूं। नाक से पानी टपकना यानी कि रिनोरिया, आंख का लाल हो जाना, छींके आना, लगातार छींके आना, या बॉडी में खुजली, रैशेस, रेडनेस जैसा दिखाई देना, ये एलर्जी का कारण होता है। अब इस एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है? आज के ओरल ड्रॉप में आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंट में जो क्लोरफेनारामीन है ये एंटी एलर्जिक है और ये इसी तरीके से काम करता है। क्लोरफेनारामीन इस हिस्टामिन के ऊपर बाइंड होने वाले हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो हिस्टामिन है अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो हिस्टामिन का असर देखने को नहीं मिलेगा, और इस तरीके से आप एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम की मैंने बात करी थी वो था आपके बच्चे के अंदर बुखार या तो फिर बॉडी का पेन। बुखार या पेन दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं अगर कोई है तो वह है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। जब कभी भी आपके बॉडी में केमिकल मीडिएटर के रूप में प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगता है तो बॉडी में पेन जनरेट होता है और फीवर जनरेट होता है। फीवर के पीछे एक लॉजिक और होता है कि जब कभी भी आपका बच्चा किसी भी ऐसे कॉन्टेक्ट के चीज में आता है जो एलर्जन का रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, साथ में वो पैरोजेनिक एक्टिविटी भी रखता है, यानी कि बुखार कॉज करने की एक्टिविटी भी रखता है, तो आपके बच्चे के ब्रेन में, हम सभी के ब्रेन में पाया जाता है, उस सेंटर को बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का काम ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री
सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखना, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है। जब ये पैराजोन आता है तो ये जो सेंटर है डिस्टर्ब हो जाता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगता है, जैसे हम बुखार कहते हैं। और ये अगर बढ़ गया हो तो बुखार भी आएगा और पेन भी जनरेट होगा। तो आपका जो पैरासिटामोल है यहाँ पे वो एग्जांपल है NSAID कैटेगरी का। तो ये जब ड्रग हम देते हैं तो बुखार के कारण को, जो बुखार आ गया है उसके कारण से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, इसे भी कम करता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया है जिसकी वजह से पेन होता है, इसे भी कम करता है। तो बुखार और पेन दोनों में आपका पैरासिटामोल राहत देने का काम करता है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है फेनाइलएल्पिन हाइड्रोक्लोराइड, वो एक नेजल डिकंजेशन का एग्जांपल है। यानी कि अगर बच्चे के नाक में ब्लॉकेज हो गया है, बंद हो गया है, कंजेशन हो गया है, तो उसको ठीक करने का काम करेगा। अब ये कंजेशन कैसे होता है? नॉस्ट्राइल में ब्लड वेसल होते हैं जो कि डायलेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा जगह लेने लगते हैं, डायमीटर आपका कम होने लगता है, और इसके कम होने से जो एयर का पैसेज है वो भी कम होने लगता है, और इसकी को हम तो बोलते हैं नेजल कंजेशन। जब हम ये जो ड्रग देते हैं तो वो नेजल डिकंजेशन कैटेगरी का ड्रग है। वो इस वैसो डायलेशन को वापस से कंस्ट्रिक्शन में बदल देता है, यानी कि जो फैल गया है उसे छोटा कर देता है, और इसकी वजह से जगह जो ब्लॉक हुआ था वो धीरे धीरे खुलने लगता है, और इस तरीके से एयर का पैसेज वापस से पहले जैसा हो जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम थे, और इन 3 प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपके जो ड्रॉप हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट काम करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट की खास बात क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट तीनों मिलकर के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पेन भी मैनेज हो जाता है और बुखार भी मैनेज हो जाता है। लेकिन इसका एक दिक्कत ये है कि इसमें पैरासिटामोल रखा हुआ है। तो पैरासिटामोल जब कभी भी किसी को भी दें तो ध्यान रखिएगा पैरासिटामोल का डोज एक्सीड मत हो। अगर आप ये प्रिपरेशन दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पैरासिटामोल है तो अलग से कोई सिर्फ और सिर्फ प्लेन पैरासिटामोल एक साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसका पैरासिटामोल उसका पैरासिटामोल दोनों मिल जाएंगे और जो डोज है पैरासिटामोल का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उनको कुछ स्पेसिफिक एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, रैशेस आ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।